है एक बार, ठीक है। और जैसे ही स्कूल खुलेंगी वापस से इन टॉपिक्स को रिवाइज करवाया जाएगा तुम्हें। और मेरा बस यही कहना है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो रिटर्न वर्क है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि रिटर्न वर्क को लेके हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लास में समझाने का काम किया जाएगा, पढ़ाने का समझाने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना और रिटर्न वर्क अपना कंप्लीट रखना। पी ब्लॉक के मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, आप धीरे धीरे उनको कंप्लीट करो और जब स्कूल आओ तो आप उनको, सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसको समझाऊंगी मैं और आप समझोगे, यही काम चलेगा, ठीक है। आज ग्रुप नंबर 16 की हम बात करते हैं। ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते हैं चालकोजेंस। चालकोजेंस क्यों बोलते हैं? चालको मीन्स ओर्स, ठीक है। जन मीन्स फॉर्मिंग। ये जो एलिमेंट है वो और फॉर्मिंग है, इसलिए हम इसको चालकोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 आर कॉल्ड, देखो ग्रुप नंबर 15 को हमने बोला था निकोजेंस। निकोजन इसलिए बोला कि वो उनको अगर बर्न करते तो सफोकेटिंग स्मेल आती है, ठीक। ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चालकोजेंस। चालको मीन्स और जन मीन्स फॉर्मिंग, मतलब ये ऑर्स बनाते हैं। और ऑर्स के मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे मान लो आपके पास में गैलेना है, गैलेना एक और है लेड का, तो वो है PbS। जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइड, CuFeS2, बोलो सल्फर होता है या नहीं होता है? तो ऑक्सीजन सल्फर मेनली ऑर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको और फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से। तो मैं यहाँ पे चल रही हूँ ग्रुप नंबर 16 और एलिमेंट्स की बात करूँ तो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, जिनमें पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बात करते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है, एटॉमिक नंबर के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इसका एटॉमिक नंबर 8 ऐड कर दो तो 16, फिर 18 ऐड करो तो 34, फिर 18 ऐड कर लो तो हो जाएगा 52, और फिर 32 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 84। ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये हुआ एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये हैं आपके एलिमेंट्स। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np4। NS2Np4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये कैसे होता है NS2Np4 वो देखिए। इसमें देखो ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 1s2 2s2 2p4 बोलो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हम बोले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आप नोटिस करें लास्ट में S में 2 और P में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अच्छा यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4। तो लास्ट एनर्जी लेवल ये है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही हम आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलाएंगे, जब हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ रहा है 5s2 5p4, और यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 6s2 6p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पीरियड निकाल सकते हैं कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है। कैसे वो देखो, अगर ये नंबर 2 है तो ये सेकंड
नंबर लास्ट 3 आ रहा है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है और ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। और ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p4 है, यानी s में 2 और p में 4, तो ये 16 ग्रुप के एलिमेंट है और यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, 4 into 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। अच्छा, सेलेनियम और टेलरियम नॉन मेटल है, लेकिन उनमें मेटेलिक कैरेक्टर भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। वैसे नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, पर मेटेलिक कैरेक्टर प्रेजेंट होने के कारण इनको बोला है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। और जो पोलोनियम है वो है आपका मेटल। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और एलिमेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ नोटिस करना, अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर वाले नॉन मेटल है और नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट जो पोलोनियम है वो मेटल है, हाँ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी अक्रेंस देखें कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, हम कहाँ प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है हमारी प्राणवायु कह सकते हैं, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते मेनली। ठीक है, इसके बाद हम कहें ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन है एलिमेंट, ओजोन बनता है और ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट से ओजोन बनता है। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं सल्फर की। सल्फर कहाँ मिलता है? तो जितनी भी पंजेंट स्मेल आती है, जैसे मान लो मस्टर्ड है, अनियन है, ठीक है, गार्लिक है, इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसी के कारण ये तीखी स्मेल आती है। और इसके अलावा कुछ हम ऑर्स की बात करें तो कुछ ऑर्स में भी ऑक्सीजन और सल्फर मिलता है, इसीलिए इसको चारकोजन बोलते हैं। देखो जैसे आयरन का ऑर है एक Fe2O3, बोलो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज हेमेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट और है आपका Fe3O4, आयरन का ही है, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये ऑक्सीजन से ही बने हुए हैं। एक कॉपर का और है, ये है CuFeS2, दैट इज कॉल्ड कॉपर पायराइट। इससे कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये भी आपका इसमें सल्फर प्रेजेंट है, देखना। अच्छा, एक लेड का और है PbS, जिसे हम कैलेना बोलते हैं, सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर के साथ ये और निकलता है। ठीक, इसके अलावा हमें जिंक सल्फाइड, ठीक, जिंक ऑक्साइड, ये हम अगर हम देखें यहाँ पे नोटिस करें तो जो ये ऑर्ड्स बनते हैं, जो ये मेटल है वो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मेनली कंबाइंड होकर ऑर्ड्स फॉर्मेशन करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चाल्कोजेंस। ठीक है, इसके अलावा सल्फर जो है वो सिल्क में, वूल में, इनमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये हुई आपकी बातें सल्फर और ऑक्सीजन को लेके। ठीक है, सेलेनियम और टेलरियम की बात करें, यह अर्थ में बहुत कम प्रेजेंट है, लेकिन जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कॉपर मड में मेनली सेलेनियम और टेलरियम पाया जाता है। और पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत कम अर्थ क्रस्ट पे मिलता है और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होने के कारण इसका जल्दी से डिके हो जाता है। तो ये बात हुई यहाँ अक्रेंस को लेके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, मेटेलिक कैरेक्टर को लेके, यहाँ पे हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक साइज की। ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज
इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज बिल्कुल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आपसे पूछे कि रीज़न बताओ कि अप टू डाउन एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होती है, तो इसका रीज़न दो है। दो रीज़न आपको लिखने हैं। पहला रीज़न तो ये लिखना है, इफ़ वी मूव अप टू डाउन नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइज बढ़ रही है। दूसरा कारण है कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, यानी इसका इफेक्ट आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स पे इतना नहीं पड़ रहा है, यानी इफेक्ट डिक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस कारण इनकी साइज अप टू डाउन जाती हैं तो साइज इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात आती है, वो आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको मैंने बताया हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक, अगर मैंने यहाँ देखो अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो अप टू डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 15 और 16 को देखें तो ग्रुप नंबर 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों होती है वो देखो। ग्रुप नंबर 16 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है NS2Np4। ये स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो बोलो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ना। इसीलिए ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और रिमूव करने के कारण इसकी ग्रुप नंबर 16 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ग्रुप नंबर 16 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। लेकिन अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। सेकेंड का मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तब एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज़्यादा देनी पड़ेगी। देखो, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कंडीशन हमारे सामने है, यानी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2Np3। दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसे यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो ज़्यादा है, सॉरी कम है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है आपको समझ में आ गया? फर्स्ट कम क्यों है समझ में आया। फर्स्ट जो है अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होता है। लेकिन अगर हम सेकेंड की बात करें तो अब ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, इससे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। हमें निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए ग्रुप नंबर 16 की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके यहाँ ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज की, यानी साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ देखें तो आपके सामने ये एलिमेंट्स हैं, आप खुद देख सकते हो। ऊपर से लेके ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक एलिमेंट है। यहाँ सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इट मीन्स
मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, आप अच्छे से समझना इसका बेसिक। कोई भी एटम अगर इजीली, देखो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही करता है। तो अगर मान लो किसी के पास में 1-2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी उसकी एनर्जी लिबरेट होती है और उस एनर्जी को हम नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2 Np4 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ही कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस ग्रुप के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लेना चाहेंगे जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में आएगी। ठीक है, और देखो जैसे स्मॉल साइज होगा वो तो और ही ज़्यादा इजीली लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसका न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। स्मॉल साइज के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ग्रुप नंबर 16 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और अगर मैं देखूं नेगेटिव क्यों होती है, तो जितनी ज़्यादा इजीली लेगा उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या लग रहा है हमें कि ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि उसका साइज छोटा है, न्यूक्लियस पास है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा ट्रेंड तो ये बोलता है कि हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की है, फिर उससे कम नेगेटिव सल्फर की है, फिर उससे कम नेगेटिव सेलेनियम, फिर टेलरियम और फिर पोलोनियम की है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी मैं ये नहीं कह रही कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में आएगी। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर। अब आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, जबकि ऑक्सीजन का तो साइज भी स्मॉल है, इजीली न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव क्यों है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ लेस नेगेटिव क्यों है। देखो ऑक्सीजन एटम के बारे में मैं बता दूँ कि यहाँ इसके पास में सेंट्रल पार्ट में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ये सेंटर। ठीक है, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं और सेकेंड एनर्जी लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ठीक है, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पे ऐड होंगे और तभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिबरेट होगी। लेकिन आप देखना सेकेंड एनर्जी लेवल का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है। ये ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। देखो 1 2 आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे क्योंकि दे हैव सेम चार्ज। तो क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इसकी साइज कॉम्पैक्ट है ऑक्सीजन की,
स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज होने के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिपल्शन फोर्स लगाएंगे और रिपल्शन फोर्स थोड़ा सा क्रिएट होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन तो होगा लेकिन एनर्जी जो निकलेगी वो लेस नेगेटिव निकलेगी, क्योंकि इतना इजीली काम नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो जाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है। अब आपसे पूछे लेस नेगेटिव क्यों है, तो इसके रीज़न ये होंगे ड्यू टू हैविंग कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, पहला कारण। ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्शन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्रिएट होती है, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके अगर मैं डिस्कस करूं तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस होगी। देखिए यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा 1, 2, 3 और 4। और आपको मैंने पहले भी बताया था 2d ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है सेकेंड एनर्जी लेवल पे। इसमें बात करें यहाँ पे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन और 3d प्रेजेंट। ऐसे ही 4s 4p 4d हो जाएगा, ऐसे ही 5s 5p 5d हो जाएगा, ऐसे 6s 6p 6d होगा। ठीक है, अब देखो वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, और अगर ये अनपेयर्ड बाहर निकल जाए तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 एंड +2। ठीक है, अब यहाँ भी यही होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं तो यहाँ आता है +2। एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहाँ आ जाता है और ये 4 रिमूव होते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4। ठीक है, और अगर यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन और जंप कर जाता है D में 3D में तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6। यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन S से जंप करके कहाँ जाएगा, D में, तब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ध्यान रखना। तो सल्फर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -2, +2, +4, +6। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। फिर मैं बोल रही हूँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन को S से जंप करके कहाँ जाना पड़ेगा, D में, तब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है बेटा, अब हम कहते हैं ये सभी शो करेंगे -2, +2, +4, +6, नीचे तक ये चलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की जो पावर है वो कम होती जाती है। इसका रीज़न ये है कि S के इलेक्ट्रॉन D में जंप नहीं कर पाते और इसका रीज़न है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हैवीली इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने के कारण जैसे यहाँ 5d है, ये 4d है, ये 6d है, हैवीली इंक्रीज होने के कारण ये प्रोटॉन, न्यूक्लियस के प्रोटॉन S के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड बाउंड करके रखते हैं, खींच के रखते हैं। इसीलिए ये S के इलेक्ट्रॉन D में जंप नहीं कर पाते और D में जंप नहीं करेंगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं आएगी। तो
अब आपको समझ में आया होगा इस ग्रुप में -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन शो नहीं कर रहा +4 +6 तो इसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। और मैं ये कहूँ कि ऊपर से नीचे आते हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहाँ ग्रुप नंबर 16 को लेके ऑक्सीडेशन नंबर तक हमने सॉल्व कर ली है प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।